सभी महापुरुषों को मैं सबसे पहले अभिवादन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई प्रेषित करता हूँ, मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूँ। अभी माननीय धीमान साहब ने काफी विस्तार से संविधान को लेकर और बाबा साहब अम्बेडकर इस संदर्भ में मजदूरों के लिए और महिलाओं के लिए भी क्या प्रावधान बाबा साहब अम्बेडकर ने किया है, इसको लेकर उन्होंने बहुत विस्तार से, क्योंकि वो विशेषज्ञ भी हैं, तो उन्होंने बहुत सही तरीके से हमारे सामने जानकारी रखी। इसमें जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कहना चाहता हूँ कि संविधान में हर तरह के प्रोविजंस बाबा साहब अम्बेडकर ने रखे हैं, चाहे मजदूर को लेकर हो, चाहे महिलाओं को लेकर हो, या और भी दूसरे जो भी कानून हैं, ये सारी चीजों को लेकर बाबा साहब अम्बेडकर ने तो शामिल किया हुआ है। लेकिन जब हम प्रस्तावना से ही उसकी शुरुआत करते हैं तो उसमें प्रस्तावना में जो आखिर में जो बातें आती है कि दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर 1949 से एतद द्वारा इस संविधान को हम अंगीकृत भी करते हैं, अधिनियमित भी करते हैं और आत्मार्पित भी करते हैं। तो ये जो आखिर में जो बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रस्तावना में जो बातें रखी कि दृढ़ संकल्प होकर हम अंगीकृत भी करते हैं, अधिनियमित भी करते हैं और आत्मार्पित भी करते हैं। तो मेरा दृष्टिकोण ऐसा है कि इस देश के जो भी अम्बेडकरवादी हैं, जो बुद्धिस्ट हैं, चाहे वो नौकरी से जुड़े हों, चाहे वो व्यापार से जुड़े हों, चाहे वो किसी भी और बात से जुड़े हों, सवाल ये उठता है कि क्या उन्होंने अपने इस संविधान को दृढ़ संकल्प होकर अधिनियमित किया है, आत्मार्पित किया है या अंगीकृत किया है। संविधान की व्याख्या एक अलग मसला है। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने समय में उनकी जो जिम्मेदारी थी, वो जिम्मेदारी का या उत्तरदायित्व का निर्वहन किया है। उसके बाद में बाबा साहब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण के बाद जो जिम्मेदारी का निर्वहन हमको करना चाहिए, जिस उत्तरदायित्व का निर्वहन हमको करना चाहिए, मैं समझता हूं कि वो निर्वहन अभी हमने नहीं किया है। बड़े लोगों से या उच्च वर्ग के लोगों से अपेक्षाएं करना ये उचित नहीं है, क्योंकि उन्होंने हजारों साल से हमारा शोषण किया है, उनकी मानसिकता वैसी है और पुनः उसी अवस्था को वो प्राप्त करना चाहते हैं, पुरानी स्थिति तक वो इस देश को पुनः पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन हमारी अपनी जिम्मेदारी क्या है, हमें इस संविधान का पालन किस तरह से करना चाहिए, ये बात हमें समझना बहुत जरूरी है। और समझने के लिए जैसे एक संस्था होती है, तो संस्थागत तरीके से इस कार्य को अंजाम देना पड़ता है। तो आज हमारी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा है, जो आज देश भर में बहुत तेजी से आगे बढ़ते जा रही है। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं कि हमें संविधान का किस तरह से पालन करना है, इसकी भी हमें अपने कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को बेहतर तरीके से ट्रेनिंग भी देने की आवश्यकता है कि पहले उसका पालन हमें स्वयं करना है। जैसे तथागत बुद्ध ने
चाहे हम बाद में उसको कहें कि विनय पीटक तैयार हुआ, लेकिन जो भी चीज वो करवाना चाहते थे समाज से, जो भी अनुशासन का पालन करवाना चाहते थे या ईमानदारी या नैतिकता या पंचशील का पालन करवाना चाहते थे समाज से, तो सबसे पहले उन्होंने ये सारी बातों को अपनी संस्था में लागू किया, अपने संघ में लागू किया, अपने भिक्खु संघ में लागू किया। तो इस तरह का जो भी हम बात सोचते हैं कि संविधान हमें इस तरह की जिम्मेदारी देता है, और हम जो कहते हैं कि दृढ़ संकल्प होकर आज हम एतद द्वारा इस संविधान को आत्मार्पित करते हैं, अधिनियमित करते हैं, अंगीकृत करते हैं, तो ये समाज को दिखाना कि इस तरह से अंगीकृत किया जाता है, आत्मार्पित किया जाता है, ताकि हम दूसरों के लिए एक मॉडल बन सके। तो इस तरह का भी अपने संस्था के माध्यम से शुरुआत करना मैं आवश्यक समझता हूँ। बाकी तो फिर विस्तार से हमारे धीमान साहब ने बहुत विस्तार से इन बातों को बढ़िया समझाई दिया है, और चूंकि उनका जो है रिकॉर्ड भी हुआ है, तो हम इसको तो बार-बार सुनेंगे और अपना जो है इस मामले में ज्ञान को बढ़ाएँगे भी, वृद्धि करेंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ इस पहलू पर भी, जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो इस पहलू पर भी हमको विचार करने की आवश्यकता है कि आज हमारी संस्था से लोग जो हैं या हमारे देश के लोग एक आशा भरी नज़रों से देख रहे हैं, तो हमें अपनी संस्था के माध्यम से हमारे अपने जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनकी क्या ड्यूटी बनती है और उन्होंने इसका किस तरह से निर्वहन करना चाहिए, तो ये भी हमें बाद में जो है इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है, ताकि हम दूसरों के लिए या लोगों के लिए या आम जनता के लिए या अपने लोगों के लिए एक आदर्श स्थापित कर सके, ताकि दूसरे लोग भी उस आदर्श को अपनाने के लिए बाध्य हो सकें। पुनः मैं मज़दूर दिवस की, अंतर्राष्ट्रीय मज़दूर दिवस की सभी को बहुत-बहुत हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ, मंगल कामनाएँ प्रेषित करता हूँ। आपने मुझे अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका साधुवाद करता हूँ। जय भीम, जय भारत। साधु साधु साधु। तो ये थे हमारे राष्ट्रीय आचार्य इंजीनियर किशोर जी, तो जिन्होंने बड़ी संक्षेप में बताया कि क्या हम जो हमारा कर्तव्य हमें मिला था, क्या हम उस कर्तव्य को कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस पर हमें सोच विचार करना है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने हमें बताने की कोशिश की। तो मैं आगे अब हमारे जो संस्थापक अध्यक्ष भी हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अब अपनी बात रखे। माननीय संस्थापक जी धर्म प्रकाश भारती जी। बाबूजी जुड़े हैं ना आनंद जी? उनसे सर बाबूजी, आनंद जी बाबूजी जुड़े हैं ना? ठीक है सर। तो मैं हमारे बाबूजी जो यूपी से हैं, प्रेसिडेंट हैं, संयोजक हैं, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपना हमें एक्सपीरियंस बताएं और हमारा मार्गदर्शन करें। बाबूजी आनंद जी। थैंक यू इंजीनियर साहब। मैं आज इस ऐतिहासिक दिन में अपनी बात कहने से पहले अपने सभी संतों को, गुरुओं को, महापुरुषों को स्मरण करते हुए नमन करता हूं। और आज इस वेबिनार में जुड़े हुए हमारे आरबीएम के संस्थापक अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश भारती बौद्ध जी, कार्यकारी अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी, हमारे आचार्य इंजीनियर किशोर बौद्ध जी, संचालक महोदय इंजीनियर आरसी बनगोत्रा जी, और अध्यक्षता कर रहे भाई तजेंद्र सिंह जी, और सभी अन्य सभी अपने वरिष्ठ साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। हालांकि बहुत सारी बातें आज के इस मे डे के ऊपर, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस के ऊपर की जा चुकी हैं, और जो जरूरी बात थी कि इसको हमें
लेबर के या मजदूर कामगार के हित में कैसे भारत में देखा गया है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के रेफरेंस से काफी कुछ माननीय प्रोफेसर आरसी धीमान साहब ने हमको बता ही दिया है। और बाकी बहुत महत्वपूर्ण बातें इंजीनियर किशोर बोस साहब ने बता दी हैं। मैं ज्यादा समय न लेते हुए सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जो ये मजदूर दिवस है, तो हालांकि इसकी पृष्ठभूमि ये है कि मजदूरों ने इसके लिए संघर्ष किया इकट्ठे होकर के, और उस पे बहुत बड़ा अन्याय हुआ। जापान का जो शिकागो और हिरोशिमा टाउन है, शहर है, वहाँ उनके ऊपर बम गिराए गए और बहुत बड़ा खून खराबा हुआ। तो उनकी ये दुनिया के मजदूरों को एकत्रित करने की स्मृति में ये दिवस याद किया जाता है। अपने उन मजदूर साथियों को सल्यूट किया जाता है। तो इसके बारे में मतलब हम सब लोग वाकिफ हैं। और एक बात यहाँ ये कहते हुए कि जिस जापान के अंदर ये इतना बड़ा जघन्य अपराध किया गया जिस देश के द्वारा, तो जब जापान से ये पूछा गया कि आपने आज आप बहुत सक्षम हैं, आपने अपना उसका बदला लेने के लिए क्यों कोई कदम नहीं उठाया, तो जापान ने ये कह करके कि जो देश आज हमारी टेक्नोलॉजी पर मोहताज है, जो हमारी टेक्नोलॉजी के ऊपर जीवित है, तो उसको मारने का कोई औचित्य नहीं है। यानी जिस कंट्री ने उनके ऊपर ये बम गिराए थे, तो उन्होंने ये कह करके उनको जवाब दिया कि वो कंट्री आज हमारी टेक्नोलॉजी के ऊपर निर्भर है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जिनके माध्यम से आज हम ये चर्चा कर रहे हैं, तो बाबा साहब ने अपने टाइम में मजदूर वर्ग का, लेबर कम्युनिटी का बहुत जबरदस्त उनके दिमाग में उनका वेलफेयर रहा। उन्होंने जो कानून बनाए उसके बारे में हमें प्रोफेसर आरसी धीमान साहब ने बहुत कुछ बताया है कि चाहे मिनिमम वेजेस एक्ट की बात हो, चाहे ड्यूटी आवर्स की बात हो, चाहे जिस एरिया में काम करना है वो भी उन्होंने सुरक्षित किए, जो ड्यूटी फील्ड, ड्यूटी एरिया, और बहुत सारे ट्रेड यूनियंस के अधिकार, बहुत सारे उनके बीमा होने के अधिकार, हेल्थ के वेलफेयर, हेल्थ की जो मेडिकल फैसिलिटीज के अधिकार, और जो फीमेल वर्कर्स थे उनके लिए, ये बहुत सारी बातें हमें अभी प्रोफेसर आरसी धीमान साहब ने, क्योंकि वो लाके कानून के ज्ञाता है, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जो वर्तमान में जो हालात हैं, तो उस पर थोड़ी देर के लिए ध्यान आकर्षित करूंगा, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, तो आपने देखा कि 1936 में ही इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बना करके देश के अंदर एक बहुत बड़ी सियासत मजदूर वर्ग के लिए खड़ी की। और उस इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी से बाबा साहब ने उस वक्त 37 एमएलए उनके बॉम्बे की जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसमें जीता करके लेबर क्लास का एक बहुत बड़ा जलवा इस देश के अंदर खड़ा किया। और जब वो 1942 से लेकर के 1946 तक वायसराय की काउंसिल में मेंबर नियुक्त हुए, और जब उन्हें पूरा लेबर डिपार्टमेंट उनको सौंपा गया, तो तब उन्होंने एक से एक बड़े काम जो करके दिए हैं, तो वो इस देश के लेबर क्लास के लिए एक बहुत बड़ी कृतज्ञता है, चाहे वो मेल वर्कर हो चाहे फीमेल वर्कर हो। लेकिन आज दुख के साथ कहना पड़ता है कि जहां बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पूरे देश भर में मजदूरों को जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिए, संवैधानिक अधिकार दिए, कानूनी अधिकार दिए, देश प्रदेशों में रोजगार के कार्यालय खुलवाए, ये तमाम जो चीजें हैं आज सब विलुप्त होती जा रही हैं। हमको ये मालूम है
कि इस देश के अंदर आज करीब 47 करोड़ लोग जो आबादी है वो एक तरीके से ऑर्गेनाइज लेबर तथा अनऑर्गेनाइज लेबर, यानी ऑर्गेनाइज लेबर में अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी संख्या नहीं है, लेकिन अनऑर्गेनाइज लेबर 97% तक अनऑर्गेनाइज लेबर के रूप में हमारे देश में लोग आज अपने गुजर बसर अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन सरकार की तरफ से जो जालसाजी हुई है, मैं इधर ही आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अपने देश के अंदर जो लेबर के लिए कानून था उसमें ये था कि अगर किसी फैक्ट्री के अंदर 100 आदमी काम करते हैं तो उनकी छटनी करते वक्त या उनको निकालने के लिए कानून बना हुआ था। लेकिन अभी जो कोरोना पीरियड आया, कोविड-19 के पीरियड में जो इस देश की सरकार ने आपदा का अवसर तलाश करके उनके ये इस कानून को निरस्त कर दिया, ध्वस्त कर दिया। उनकी जो ड्यूटी आवर्स हैं वो भी 8 घंटे से बढ़ा दी गई हैं और उन फैक्ट्रियों में जहाँ 100 आदमियों के लिए ये कानून था, अब ये कर दिया गया है कि ये जहाँ 300 आदमी काम करेंगे सिर्फ वहीं पर ये छटनी का प्रोविजन लागू होगा। अदरवाइज तो अगर 299 लोग भी किसी फैक्ट्री के अंदर हैं तो चाहे जब उस फैक्ट्री का मालिक उनको आउट कर सकता है। तो ये बहुत बड़ा शोषण लेबर क्लास के ऊपर हो रहा है, अन्याय उनके साथ हो रहा है। और हम लोग जो इस वर्ग से सीधे रिलेटेड हैं, तो हमारी आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमारे लिए खाली लेक्चर देने के लिए नहीं, अम्बेडकर इज नॉट टू बी लेक्चर्ड, इट इज टू बी लिव्ड। तो हमें उनके मतानुसार, उनकी बाबा साहब की जो हमारे से अपेक्षाएं हैं उसके अनुसार हमें लेबर क्लास के साथ सिंपैथी नहीं बल्कि एम्पैथी के साथ खड़ा होना होगा। और मैं ज्यादा समय न लेते हुए ये कहना चाहूंगा कि आज का जो वर्तमान हालात है वो लेबर क्लास के साथ हमें खड़े होने की जरूरत है और खास करके अनऑर्गेनाइज्ड लेबर, ताकि हम उनके साथ अपनी एम्पैथी दिखाते थे, अनुभूति के साथ उनको अपने जैसे एम्यूटेशन के लिए, नॉट इमिटेशन, एम्यूटेशन के लिए अपने बराबर का जैसा खड़ा करने के लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा। यही बात रखते हुए मैं सभी भाइयों को आज के इस मई दिवस पर, अंतर्राष्ट्रीय मई दिवस पर बधाई देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य के लिए, अपने मजदूर वर्ग के लिए उज्जवल भविष्य के लिए मंगल कामनाएं करते हुए अपनी बात को विराम देना चाहूंगा। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साधु साधु साधु। तो ये थे हमारे बाबूजी राजा रामानंद जी, जिन्होंने अपने तजर्बे से, अपनी एक्सपीरियंस से हमको गाइड करने की कोशिश की। और उन्होंने ये बोला कि अम्बेडकर नॉट टू लेक्चर, दैट हैज टू गिव द हाउ टू इम्प्लीमेंट इट। तो ये बड़ी बड़ी बात है कि लेक्चर देने की बात नहीं है, हमें कैसे इस पर उतरना है, किस तरह खरा उतरना है। तो बड़े अच्छे तरीके से उन्हें अपना तजर्बे से हमें समझाने की कोशिश की है। तो मैं उनका एक बार फिर उन्हें धन्यवाद करता हूं। तो अब मैं ज्यादा विलंब ना करूंगा, तो हमारे संस्थापक अध्यक्ष जी धर्मप्रकाश भारती जी, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात रखें। धर्मप्रकाश भारती जी। सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए आज के वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे हमारे पंजाब से युवा एडवोकेट साथी तेजेंद्र के वर्धन साहब, संचालन कर रहे हमारे इंजीनियर रमेशन मनगोत्रा साहब, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बादल सिंह बौद्ध साहब, हमारे राष्ट्रीय आचार्य इंजीनियर किशोर बौद्ध साहब, आदरणीय बाबूजी राजाराम आनंद जी, देश भर से जुड़े सभी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के समर्पित जिम्मेवार साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, आज हम लोग 1 मई अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस मना रहे हैं और ये अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस की जो कहानी है, जो घटनाएं हैं, ये बहुत बड़ी हैं। इस पर घंटे 2 घंटे में भी चर्चा नहीं हो सकती। काफी हमारे प्रोफेसर आरसी धीमान साहब ने
इसके बारे में बताया है। मैं केवल यही निवेदन करना चाहता हूं कि जो ट्रेड यूनियन है, सरकारी, अर्ध सरकारी और गैर सरकारी, यानी सरकार की नौकरी करने वाले जो संगठन है हमारे, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी, राज्य गवर्नमेंट के भी, या कुछ लिमिटेड कंपनियां हैं जिसे हम अर्ध सरकारी कहते हैं, उनके हमारे यूनियंस हैं, या फिर कुछ गैर सरकारी हैं तो उनकी भी यूनियन है। लेकिन प्राय आप देखेंगे कि सभी यूनियनों में जितने भी ट्रेड यूनियन हैं या मजदूरों के, श्रमिकों के संगठन हैं, तो उनकी लीडरशिप, उनके जो लीडर हैं, अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, सेक्रेटरी हैं, बड़े पैमाने पर 100% मैं कह सकता हूं कि जो पूंजीवाद है, जो पूंजीवादी पूंजीपति लोग हैं, तो उनके मोहरे हैं वो लोग। क्यों मोहरे हैं उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। आज 1 मई है और मैं ठीक से समझता हूं तो उन संगठनों की ड्यूटी है कि वो अपने अपने जिलों में, अपने अपने राज्यों में बड़े बड़े सम्मेलन आयोजित करें, श्रमिकों के सम्मेलन आयोजित करें, और जिन शहीदों ने, चाहे वो जापान की घटना रही हो, इंग्लैंड अमेरिका की घटना रही हो, या भारत में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का जो बहुत बड़ा योगदान है श्रमिक समुदाय के लिए, तो उस पर हमें चर्चा करनी चाहिए। सेमिनार के माध्यम से, सम्मेलन के माध्यम से, बड़ी बड़ी रैलियों के माध्यम से। लेकिन मुझे लगता है कि हम जीरो हैं, हमारे सारे संगठन शून्य हैं, किसी प्रकार की कोई चर्चा कराने के लिए वह लोग तैयार नहीं है। जबकि मुझे काफी अच्छे से याद है, आज से 25-30 वर्ष पहले जब कुछ कम्युनिस्ट पार्टियां हमारे प्रभाव में थी भारत में, कई राज्यों में उनके सरकारें भी थी और उनके संगठन भी थे, तो मुझे अच्छे से याद है कि वो कम्युनिस्ट पार्टियों से, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी या दूसरी कम्युनिस्ट पार्टी, 4-5 कम्युनिस्ट पार्टियां थी, तो उनसे जो संबंध रखने वाली ट्रेड यूनियन थी, तो वो इस किस्म के प्रोग्राम करती थी, इस किस्म के कार्यक्रम वो आयोजित करते थे, बड़े बड़े उनके ये रहते थे, और साल में 6 महीने में उनके धरना प्रदर्शन या दूसरे भी रहते थे। लेकिन धीरे 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 करके कम्युनिस्ट विचारधारा भी प्राय भारत में समाप्त हो गई है, तो हमारे जो ट्रेड संगठन है वो बिल्कुल भी इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। और तथागत गौतम बुद्ध का जो कॉन्सेप्ट था, उनका भी श्रमिकों से ही था, गरीब, मजलूम, शोषित, पीड़ित, दबे कुचले लोग। इसीलिए उनके मूवमेंट को, उनके आंदोलन को श्रमण संस्कृति कहा गया। श्रमण संस्कृति इसीलिए कहा गया कि श्रम कर संवैक आजीविका के द्वारा जो समुदाय, जो लोग, जो समाज अपना जीवन यापन करते थे, उनका एक उन्होंने समाज का निर्माण किया। तो ये सारी बातें हैं। इसी के साथ साथ बाल मजदूर पे भी प्रतिबंध लगाया बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने, कि जिसकी पहले ये बाल मजदूरी की प्रथा थी, छोटे छोटे बच्चों को से भी मजदूरी कराई जाती थी, 5-5 वर्ष के बच्चों से ही मजदूरी में उनको ले लिया जाता था। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इसको भी अपराध घोषित किया, इसको भी अपराध घोषित किया कि 14 वर्ष की उम्र जब तक बच्चे की नहीं हो जाती, तब तक कोई उससे मजदूरी नहीं करवा सकता। उसको बाल मजदूरी में रखा गया। और ये भी संविधान में प्रावधान किया गया कि राज्यों में या केंद्रों में, चाहे जिसकी सरकारें हों,
14 वर्ष की आयु तक उस देश के प्रत्येक शिशु को, प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देना राज्यों की जिम्मेवारी होगी। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है। जैसे हमारे राष्ट्रीय आचार्य इंजीनियर केशव बौद्ध साहब ने कहा, बाबूजी राजाराम आनंद साहब ने कहा, मुझे लगता है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को इस ओर भी काम करने की जरूरत बहुत जल्दी पड़ेगी, पड़नी ही चाहिए, क्योंकि जो वाकई नैतिक चरित्रवान लोग हैं वही मजदूर हैं, वही श्रमिक है और उन्हीं की समस्या है। और भारत में तो ये आंकड़ा बड़ा है। सरकारी आंकड़े से मैं कह सकता हूं कि जो सरकार, हमारी सेंटर की सरकार, अगर वो ये दावा करती है कि 130 करोड़ की आबादी में हम 85 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन देते हैं, फ्री में राशन देते हैं, तब वो है लोगों का जीवन यापन हो रहा है। तो आप मानकर चलिए कि 65% जनसंख्या जो आज सरकार के राशन पर निर्भर है, तो निश्चित रूप से वो श्रमिक के भी दर्जे से नीचे है, श्रमिक से भी नीचे है। तो इसके लिए भी एक आंदोलन खड़ा करना बहुत जरूरी है। जबकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमें संविधान में जो वोट का अधिकार दिया है, उसकी बड़ी सरल सी परिभाषा है, सरल सी परिभाषा है, जिसका वोट ज्यादा होगा उसकी हुकूमत होगी, चाहे वो राज्य हो, चाहे वो सेंटर हो, चाहे नगर हो, चाहे शहर, चाहे वो ब्लॉक हो, चाहे जिला पंचायतें हो। जिसका वोट ज्यादा होगा, जिसका वोट ज्यादा होगा, हुकूमत उसकी होगी। लेकिन आज हम देखते हैं तो हुकूमत उनकी है जिनका नोट ज्यादा है, जिनके पास नोट ज्यादा है। तो मैं समझता हूं कि 1 मई को हम अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस को यदि भारत में भी एक मिशन के रूप में खड़ा करें, तो इन वर्गों को हम बहुत जल्दी सरकार में भी भागीदार बनाने में कामयाब हो सकते हैं। जैसा आरसी धीमान साहब बता रहे थे कि ये सरकारी जो प्रबंधक होंगे, प्रबंधन होंगे, सरकारी कंपनियां होंगी, उनमें श्रमिकों की भी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। इस संविधान में हमें प्रदत्त अधिकार दिए गए हैं, लेकिन नहीं रहता ध्यान, चूंकि कोई जिनको करना चाहिए, वाकई जो ट्रेड यूनियन है उनकी ड्यूटी है, उन पर कोई बड़ा काम तो है नहीं। कम से कम वर्ष में एक तो बड़ा प्रोग्राम करें, हैंडबिल छपाएं, फोल्डर छपाएं, और जो जापान में हुआ, इंग्लैंड में भी हुआ, अमेरिका में भी हुआ, बहुत लोग शहीद हुए ये श्रमिकों के अधिकारों के लिए, उनके जीवन को लाएं। आज हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें, उनको नमस्कार करें, उनको सल्यूट करें। तो इस तरह से आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, जनरेशन है, उसको भी ज्ञानवर्धन होगा। उनमें भी देश श्रमिक वर्ग के प्रति सहानुभूति और उनकी मदद करने की, संघर्ष करने की क्षमता विकसित होगी। तो ये मेरा आप लोगों से निवेदन है। 10 बजने को है, टाइम बहुत हो गया है, बहुत लोगों के नेट खत्म होने वाले होंगे। तो पुनः फिर मैं ये अपील करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप जितने साथी भी जुड़े, और विशेष रूप से मास्टर बादल सिंह बौद्ध साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह उन्होंने जब पोस्टर ये बनाया था तो मैंने उनको व्हाट्सएप पर लिखकर निवेदन किया, मैंने कि आज शाम का जो प्रोग्राम है संविधान वाचन का, तो आरसी धीमान साहब से आप अनुरोध कर लो, आज हम संविधान वाचन न करके हम 1 मई श्रमिक दिवस पे चर्चा करते हैं। तो उन्होंने मेरी बात को मतलब अमल किया और सभी साथियों को तैयार किया, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी का भी धन्यवाद। और मैं समझता हूं कि श्रमिकों के लिए भी बड़े पैमाने पे काम करने के लिए हमें कोई रास्ता निकालना होगा, और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को ही ये रास्ता निकालना होगा, ऐसा मैं महसूस करता हूँ, काफी लंबे समय से महसूस करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि जैसे आज 1 मई है, श्रमिक दिवस है, पूरे भारत में कहीं किसी भी ट्रेड यूनियन ने किसी भी प्रकार का कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया है। तो मैं इसको समझता हूं कि शायद ये ट्रेड यूनियनों की जो लीडरशिप है, ये कहीं ना कहीं सामंतवादी पूंजीपतियों के शिकंजे में है। केवल खाना पूरी वो लोग कर रहे हैं, खाना पूरी वो लोग कर रहे हैं, और वो बिल्कुल भी श्रमिकों के हित में काम नहीं कर रहे हैं। संविधान ने जो अधिकार श्रमिकों को दिए उनके लिए भी नहीं कर रहे हैं। और मेरी
पक्की जानकारी है, आदरणीय मैं बाबूजी राजाराम आनंद जी से निवेदन करना चाहता हूं, मेरी पक्की जानकारी है 100 से ज्यादा अधिक कानून जो श्रमिकों के हक में थे, 100 से ज्यादा, कम नहीं, 100 से ज्यादा कानून ये 8 वर्षों से जो हमारी राष्ट्रभक्तों की सरकार बनी है इसने खत्म कर दिए हैं। और भारत का कोई मीडिया ने उस पर चर्चा नहीं की है, ना तो प्रिंट मीडिया ने, अखबारों ने, ना टीवी टेलीविजन ने, ना ही किसी साहित्यकारों ने उन पे चर्चा की है। तो धीरे धीरे करके ये जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संघर्ष के कारण, या विदेशों में भी, जापान में, इंग्लैंड में और अमेरिका में भी जिन्होंने दुनिया में संघर्ष किए, जिनके कारण जो श्रमिक वर्ग को अधिकार मिले हैं, मुझे लग रहा है धीरे धीरे ये सरकारें उनको खत्म कर रही हैं और मीडिया तंत्र इनके शिकंजे में है, इनके हाथ में है, इसलिए वो अधिकार भी खत्म हो रहे हैं और किसी को पता भी नहीं चल रहा। मैं समझता हूँ ये भी ट्रेड यूनियनों की ही जिम्मेदारी है कि सरकार अगर मजदूरों से संबंधित किसी कानून को शिथिल कर रही है या खत्म कर रही है तो उसका पुरजोर उनको विरोध करना चाहिए, जिससे वो एक आवाज भारत के अवाम तक पहुंचे, भारत के लोगों तक पहुंचे। तो पुनः एक बार सबका धन्यवाद करते हुए, और 1 मई को जो श्रमिक दिवस हम लोग मना रहे हैं, ये श्रमिकों के हक के लिए जो लोग शहीद हुए थे, मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनको सैल्यूट करता हूं, उनको नमस्कार करता हूं कि उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर पूरी दुनिया के श्रमिकों के हक अधिकारों की बात को उठाया ही नहीं, बल्कि दुनिया के संविधानों में उनको स्थान देने की भी उन्होंने कोशिश की और उसमें कामयाबी हासिल की। और विशेष रूप से भारत के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के हम कर्जदार हैं कि उन्होंने अपने जीवन के हर पल को मजदूर, श्रमिकों के लिए, शोषितों के लिए और पीड़ितों के लिए लगाया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय। साधु साधु साधु। तो जैसे हमारे संस्थापक अध्यक्ष माननीय धर्मप्रकाश भारती, जिन्होंने अपने अनमोल शब्दों से हमारा मार्गदर्शन किया, और मैं इस आरबीएम के इस प्लेटफॉर्म से सभी साथियों को इस मई डे को की तरफ से सभी को मुबारक देता हूं। और साथ में मैं माननीय बादल सिंह बोध जी को अनुरोध करूंगा कि वो आज का आभार प्रकट करें और प्रोग्राम समाप्त करने की भी इजाजत दें। माननीय बादल सिंह बोध जी। जी, बहुत बहुत साधुवाद। मैं आज लेबर डे पर उपस्थित इस चर्चा में सभी महानुभावों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और यहाँ जो एक प्रस्ताव आया है, उस प्रस्ताव को मैं इस तरीके से रखता हूँ कि जहाँ भी हमारी एक्टिव कमेटियां हैं, मई के किसी भी दिवस पर हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के स्तर से इस लेबर डे को मना सकते हैं खुले मैदान पर। इसमें ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है। पहले हम जहाँ लेबर मार्केट लगता है वहां जाएं और उनको बताएं कि 1 मई आपका दिवस है, इस पर किसी भी ट्रेड यूनियन का ध्यान आपकी ओर नहीं गया है, हम आपके साथ चर्चा करना चाहते हैं। आप 10 रुपए, 20 रुपए जो भी सहयोग कर सकते हैं सहयोग करें, ना भी करें तब भी हम एक कार्यक्रम उनके साथ खुले मैदान में धूप में भी बैठ सकते हैं, क्योंकि उन्हें मजदूरी करने में धूप और बरसात में कुछ परेशानी नहीं होती है। तो हम कुछ सद्भावना उनके साथ बांट सकते हैं और उनका ध्यान हमारी ओर आकर्षित कर सकते हैं। और जब वो हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो छोटे-छोटे जो उसके विकास से संबंधित बात है, उन पे हम चर्चा करते रहेंगे तो कुछ लाभदायक होगा। और मैं इसी के साथ आभार व्यक्त करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि सभी अपने माइक ओपन करेंगे और